हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट चैप्टर है हमारा लीगल कंसेप्ट्स का। दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट आया था 1872 में आया था। द लॉ ऑफ कंट्रैक्ट इज ब्रेच्ड बाय लॉ is a branch of law that determines the circumstance in which promises made by the parties to be contract shall be legally binded on them. Its rule define the remedy that are available in a court of law against a person who fails to perform his contract and condition under which remedies are available. ठीक है, ये एक्ट क्यों बनाए जाते हैं? दो लोग आपस में मिलके, कुछ भी पार्टीज जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो लीगली बाइंड करते जाते हैं। ठीक है, और फिर अगर वो उस परफॉर्मेंस को नहीं करती है, फेल हो जाती है वो काम करने, तो फिर उनको लीगली जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है हमने सिर्फ वर्बली बोल दिया एक दूसरे को और बात कर। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनते हैं? ताकि एक पॉलिसी बनी रहे, एक रूल पर्टिकुलर बना रहे कि सबने ये फॉलो करना है। ठीक है, तो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75 और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट 124 to 230। ठीक है, इंडियन एक्ट में सेक्शंस दिए होते हैं, आपको पता है हर एक्ट में सेक्शंस दिए होते हैं। तो जर्नल प्रिंसिपल्स जो है वो 1 से लेके 75 तक हैं। और जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ मान लो कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो जर्नल से अलग होते हैं, तो वो 124 से लेके 238 के बीच में। तो इंट्रोडक्शन आ गई। ये क्या है, सारे स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है तो इंडियन मतलब पूरा इंडिया पे। ठीक है, कस्टम ऑफ ट्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये इंडिया का है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इंडिया में जो है बस उस पे रोल है इसका। कमर्शियल लॉ है, ठीक है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है ये। आया कब था ये? 1 सितंबर 1872 में। ठीक है, इट क्रिएट जस्ट इन पर्सना, नॉट जस्ट इन रेवेन्यू। ये आपको आगे पता चलेगा, ये देखो ये बता रहे हैं व्हाट इज मीन बाय जस्ट इन persona. Just in persona means right against or in respect of a specific person. ये जो right है persons के ऊपर लगेगा, ठीक है, चीजों के ऊपर नहीं। ये जो right है in person, person के ऊपर लगेगा। in का मतलब है things, things के ऊपर इसका right नहीं लगेगा। नाउ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक एग्रीमेंट, ठीक है, एक लॉफुली डॉक्यूमेंट जो दो पार्टीज आपस में करती हैं कि वो इस काम को पूरा करें। ठीक है, उनके पास लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं उस काम को करने के लिए। और अगर वो फेल हो जाती है तो वो लीगली रेमेडीज है, यानी कि उनको फिर लीगली जो भी उनके बीच में समझौता हुआ होगा फिर वो लीगली हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ। ठीक है, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ये एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया, लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मीन्स पर्सन जो है वो अग्री है क्या करने के लिए, एक दूसरे से जो प्रोमिस करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, एक जो दो पर्सन आपस में प्रोमिस कर रहे हैं दैट इज एग्रीमेंट। ठीक है, जिस बात पे दोनों, यानी कि दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस बात। ठीक है, एक ने ऑफर दिया, मान लो बायर और सेलर है, बायर ने, सेलर ने ऑफर दिया, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया? वो एग्रीमेंट बन गया कि डील हो गई है। ठीक है, टू पार्टी, पार्टी जो है वो वैलिड एग्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक ऑफर देने वाला होना चाहिए और एक ऑफर लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एग्रीमेंट बनेगा, जब आपके पास ऑफरर और ऑफरी
दोनों हो गए, ठीक है। जब आपके पास ऑफरर और ऑफरी दोनों हो गए, तब वो क्या बनेगा, तब वो एक एग्रीमेंट बनेगा, यानी कि एक ऑफर देने वाला और एक एक्सेप्ट करने। कंसेंसस एट एडम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वैलिड एग्रीमेंट इज कंसेस्ट एट एडम, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ माइंड। Difference in opinion of two party involves in forming an agreement which render the agreement a void। ठीक है, यानी कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए माइंड की। वो सेल कर रहा है तो वो दूसरा लेने के लिए अग्री होना चाहिए। तो दोनों में सिमिलैरिटी होगी ना, वो बेचना चाहता है, वो लेना चाहता है, दोनों के माइंड में सिमिलैरिटी होगी। लेकिन अगर दोनों के माइंड में सिमिलैरिटी ना हो, मान लो बायर सेलर देना चाहता है लेकिन बायर खरीदना नहीं चाहता, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब इनवैलिड, वो माना नहीं जाएगा। देन वैलिड एग्रीमेंट, यानी कि एक एग्रीमेंट जो वैलिड हो, जो मानने वाला एग्रीमेंट हो, वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट और मेन एलिमेंट है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस। एक जना ऑफर कर रहा है तो दूसरा जना उसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट करने वाला हो दूसरा पर्सन, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। देन एग्रीमेंट में जब लॉ आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन। ठीक है। जब तक ऑर्डर और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थी तब तक वो एग्रीमेंट था, लेकिन जब वो लॉफुली इन्फोर्स बाय लॉ हो गया तो वो क्या बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, लॉफुली कंसीडर्ड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज जो है वो उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए वो ऑर्डर पूरा करने की। ठीक है, ऐसा नहीं है सेलर सेलर देना चाहता है और सेलर के पास 100 गुड्स है, बायर ने 1000 गुड्स मांगे और मांग लिए, तो दैट इज नॉट वैलिड ना। कैपेसिटी नहीं है पार्टीज की, तो कैपेसिटी होनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही चले। जेन्युइन कंसर्न से फ्री होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, यानी कि फ्री होना चाहिए ओवरऑल, ज्यादा बर्डन ना हो किसी पे भी। दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट और मर्जी से रिजेक्ट किया होना चाहिए। ठीक है, वही सारी चीजें बता रहे हैं हम। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पहला आ गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दोनों पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा ना हो एक जना नहीं कर रहा, तो वो फिर एग्रीमेंट नहीं माना जाए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए। ठीक है, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दोनों तैयार, पार्टी तैयार होनी चाहिए कि हम रिटर्न में लिख के देंगे। ठीक है, लीगली रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी होनी चाहिए दोनों। Reverting the presumption can be easily debated in certain circumstances. For example, if the party are in a familiar relationship, are contracting in a business context, even if the word used in the contract indicates a legal intention that may otherwise have a rise may be reverted. If a husband and a wife enter in an agreement in such circumstances which they are no longer living in harmony, ठीक है, इस इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आप अपने सर्कमस्टांस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है, तोड़ नहीं सकते मतलब खत्म कर सकते हो। लाइक अगर हम बोले मैरिज, ठीक है, आप कोर्ट मैरिज करवाते हो लेकिन आफ्टर सम टाइम आप डिवोर्स ले लेते हो, अगर कोई लेता है तो इट इट डजंट मीन कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो फाइनली हो गया, उसके बाद आप कुछ चेंज ही नहीं कर सकते हो, खत्म ही नहीं कर सकते। कमर्शियल एग्रीमेंट के केस में लॉफुली कंसिडरेशन, जो भी हो, समथिंग इन रिटर्न, जो भी देना है, कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, उसको उसके बदले में क्या मिलने है, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप 100 रुपए की चीज लेके उसको 10 रुपए दे दो, तो लॉफुल कंसिडरेशन। इन रिटर्न भी उसको 100 रुपीज तक की वैल्यू की चीज ही देनी पड़ती है, तभी हम लॉफुल कंसिडरेशन कर पाए।
कैपेसिटी ऑफ पार्टनर वही है, पार्टनर जो है उसकी एज मेच्योरिटी की होनी चाहिए, माइनर ना हो वो, यानी कि 18 साल से छोटा ना हो वो। ठीक है, उसका दिमाग, उसको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से वर्क कर सकता है, पार्टीज में काम कर सकता है। फ्री और जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, फ्री होना चाहिए, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड करके या कोई धक्के से साइन नहीं करवाने हैं। ठीक है, कोई मिस्टेक लेके नहीं, जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में डील की जा रही है वो लॉफुल होना चाहिए। कुछ भी अनलॉफुल है तो वो वैलिड नहीं माना जाए। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप नशे का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो नशे भी नहीं, मान लो कुछ हार्मफुल केमिकल, तो लॉ कभी परमिशन ही नहीं देगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। 2022 से 30 में एक्ट में ये बताया गया है कि सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, कुछ एग्रीमेंट है जो डिक्लेयर नहीं करते हैं वो वॉइड है। वॉइड मानी कि, वॉइड यानी कि इलीगल, यानी कि वो नहीं चलेगा। ठीक है, वो एग्रीमेंट माना नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस 56 के अकॉर्डिंग कुछ भी इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी वो पर्सन अगर अग्री कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो परफॉर्मेंस विजिबल और पॉसिबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलो भगवान से मिलके आ जाओ, दैट इज इम्पॉसिबल ना, वो ऐसे पॉसिबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी फॉर्मेलिटी है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, साइंस, वो प्रॉपरली होनी चाहिए। नाउ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट तीन बेसिस पे होते हैं, एक वैलिडिटी, एक फॉर्मेशन और एक परफॉर्मेंस। वैलिडिटी के बेस पे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड यानी कि सब कुछ सही है, बिल्कुल ओके कॉन्ट्रैक्ट है, लोग की नजर में भी ओके है, पार्टीज में भी ओके कर दिया है, तो वो क्या हो गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, सुमन ऑफर टू बाय दिवांश मोटर बाइक फॉर 80,000, दिवांश एक्सेप्ट दैट ऑफर, दिस कंसेशन वैलिड होगी। एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उतने पे ही एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज वैलिड। ठीक है, वॉइडेबल, वॉइडेबल क्या है? लॉफुल है एट द ओपिनियन ऑफ वन और द मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर, इट इज अ वॉइडेबल। ये नहीं है एक जना तैयार है लेकिन दोनों तैयार नहीं, जब तक दोनों तैयार नहीं है तब तक वो वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल हो गया। मतलब ये हो भी सकता है और नहीं, ये वॉइड हो भी सकता है और वॉइड नहीं भी हो सकता। ठीक है, वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए इसका नाम है वॉइडेबल। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया है, इफ ही डज नॉट सेल हिज न्यू ऑडी कार टू जमुना दास फॉर ₹2 लाख, बिट्टू लाल अग्रीज। ठीक है, वो कह रहे हैं जमुना दास ने थ्रेटन किया बिट्टू को। ठीक है, बिट्टू को बोला कि वो शूट कर देगा तेरे को अगर तूने उसको ऑडी कार 2 लाख में ना। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। पहले तो लीगल ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। एक पार्टी रेडी है लेकिन दूसरी पार्टी को आप धक्के से रेडी कर रहे हो, थ्रेट करके रेडी कर रहे हो, डरा धमका के रेडी कर रहे हो। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल ही क्या है, नॉट एनफोर्स बाय लॉ, यानी कि लॉ की तरफ से इन्फोर्स ही नहीं है, अनसाउंड है, वैलिड ही नहीं है, गलत। ठीक है, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आ गया फिर। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? लीगली बाइंड होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बट फोर्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली बाइंड है, हमने लीगल में दे तो दिए हैं लेकिन अभी तक वो साइन होके नहीं आए, अभी तक प्रॉपरली स्टैम्प्ड होके नहीं आए, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनफोर्सेबल। अब वो भी फोर्स, अभी फोर्स नहीं कर सकते आप उसको कंप्लीट करने।
जब तक वो साइन होके लीगली प्रॉपर आ ही जाता स्टैम्प होके, तब तक आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो वो काम करने के लिए। देन इलीगल और अनलॉफुल, इलीगल और अनलॉफुल तो आप समझ ही गए हो कि जैसे इन्होंने बोला जर्म्स ऑफ कोकीन, कोकीन इज अ, कोकीन क्या होता है? ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स। तो ड्रग्स का काम करा तो दैट इज इलीगल और अनलॉफुल। नाउ फॉर्मेशन के बेस पे बने कि बनने के बेस पे, फर्स्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो वर्ड ऑफ माउथ से हो, बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, ए ने बोला, बी ने एक्सेप्ट कर लिया बोल के, हाँ हाँ ठीक है ले लो। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने एग्जांपल दिया है, अंकुश fully in uniform take up the luggage of Bharat be carried out on the railway station without being asked by Bharat, and Bharat allow him to do so. In this case, there is implied offer by the coolie and an implied accept by the passenger. And there is an implied contract between Ankush and Bharat. Hence, the Bharat is found to pay for the service of the Ankush. ठीक है, इम्प्लाइड यानी कि बोला नहीं, पर पता है कि उसको भी जरूरत है और उसको भी पता है कि हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, दोनों ने बिना बोले ही ऑफर और एक्सेप्ट कर लिया। कुली ने देखा कि भरत है, भरत का लगेज उसने उठा लिया और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। भरत को भी चाहिए ही था कुली रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए, तो उसने उसको वो उठाने दी। तो ये क्या, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बिना बोले। कासी कॉन्ट्रैक्ट, कासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रिंसिपल दैट अ पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू enrich himself at the expense of others. These contracts are strictly not contract as there is no intention of the party to enter into the contract. कासी कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, एक पार्टी रेडी है लेकिन दूसरी पार्टी लेना नहीं चाहती। ठीक है, या फिर उसमें कुछ गलत आ गया, कुछ गलत ही प्रोडक्ट आ गया, कुछ रॉन्ग चीज आ गई, तो दूसरी पार्टी अग्री नहीं है उसके लिए। जैसे कि एग्जांपल दिया है, एबीसी लिमिटेड अ टीवी कॉर्पोरेशन wrongly deliver a new टीवी टू मिस्टर जेनिथ दैट शी डिड नॉट ऑर्डर, उसने ऑर्डर नहीं किया लेकिन उसको टीवी मिल गया, रॉन्गली डिलीवर हो गया। शी kept the TV and did not attempt to return it. In this case, Kasi contract may be enforced on her to pay for the TV. ठीक है, अब उसने लेके रख लिया, दे भी नहीं रही है पर उसका था भी नहीं, तो ये क्या होगा, कासी कासी कॉन्ट्रैक्ट। देन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप ऑनलाइन जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दैट इज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पढ़ो, क्लिक रैप, ब्राउज रैप, श्रिंक रैप, पढ़ लो फटाफट, रीडिंग मारो। क्लिक रैप में क्या है? एफर्मेटिव एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं करते, आई एक्सेप्ट लिखा होता है वहां पे, तो आप उस पे टिक कर देते हो, यानी कि आप टर्म कंडीशन रेडी। ब्राउज एक्सेप्ट, ब्राउज रैप क्या है? जब आप वेबसाइट पे जाके, ठीक है, ब्राउजर पे खोल के चेक करते हो, ठीक है, कॉल के उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हो, श्रिंक क्या हो गया? ठीक है, जब वो आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट, जब बॉक्स खोलते हैं तब वो अग्री, मतलब टर्म एंड कंडीशन पढ़ते हैं, एंड में जाके जब तो मिल ही गया प्रोडक्ट, तब वो कौन सा है? श्रिंक रैप। नाउ बेस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड यानी कि दो बोथ पार्टीज क्या है, लीगली अपना काम शुरू कर चुके हैं, कर रही हैं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटरी, इसमें क्या है? इसमें वो करेंगी अपना काम। ठीक है, अभी किया नहीं है, अभी करेंगी। देन यूनिलेटरली, यूनिलेटरली यानी कि एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरी पार्टी का काम अभी बचा हुआ है। बाइलेटरली यानी कि दोनों की पार्टी का काम अभी डिले चल रहा है, अभी काम दोनों ने नहीं किया। नाउ फोर्थ फिफ्थ आ गया फ्री कंसर्न, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आप ना
पूरे लीगल कंसेप्ट में हर जगह पे ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके सेक्शन भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये फ्री कंसर्न वाला जो पॉइंट है ये हर एक में, हर एक लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज है उसमें फ्री कंसर्न तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो। तो फ्री कंसर्न का सेक्शन कौन सा है? 14। ठीक है, जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज पर्सन, दैट इज सेक्शन 15। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक सेक्शन 18। ठीक है, 15 16, ये दो वाले मेरे हिसाब से 17 होंगे, बीच में आके पता चलेगा। 14 से शुरू होके 18 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया कोर्सन। कोर्सन क्या है? द कमिटमेंट और थ्रेटनिंग। ठीक है, किसी को थ्रेटन करना, किसी को फोर्स करना वो काम पे, वो रेडी नहीं है बट उसको थ्रेट किया जा रहा है बार बार कि तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे जैसे बोलते हैं तेरे पति को मार दूंगा, तेरे पिता को मार दूंगा, वो काम कर दे, साइन कर दे। तो ये क्या है? कोर्सन। ये उन्होंने सारे एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग, ये आप रीड कर लेना। इस केस में भी क्या है? एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है। ये जो 5 सिचुएशन है इसमें एग्रीमेंट कभी भी वैलिड होएगा ही नहीं। ठीक है, पांचों की पांचों सिचुएशन गलत है। ठीक है, इस इन 5 सिचुएशन से फ्री करवाना है हमने एग्रीमेंट, तभी वो वैलिड बनेगा। सेकंड, एंड्यू इन्फ्लुएंस। एंड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि कोई रिलेशनशिप के कारण हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन किसी राजा ने बोल दिया अपनी प्रजा को ये काम करो, तो प्रजा वो काम कर रही है। किसी के इन्फ्लुएंस होके, किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, अभी भी आप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे, उनकी बात मान के कुछ ले लेते हो, कुछ खरीद लेते हो, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपने कोई भी काम के इन्फ्लुएंस के अंदर किया। देन फ्रॉड। फ्रॉड इज द सेक्शन 17। ठीक है, फ्रॉड का सेक्शन 17 है, 14 से लेके 18 पे इसके सेक्शन है सारे। तो फ्रॉड में क्या कह रहे हैं? फ्रॉड कर दिया, बोला कुछ था कर कुछ दिया। ठीक है, जो भी बोला था वो नहीं किया, या कुछ भी ट्रू नहीं था, सारे फैक्ट नकली थे। ठीक है, फ्रॉड हो गया। फ्रॉड तो आप नाम से ही समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल या वॉइड। देन आ गया मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। मिस्टेक का हो गया, चलो मिस्टेक नीचे ना हो। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि गलत इंफॉर्मेशन दिखा देना, और सामने वाले को तो लगेगा कि यही क्या है? सही इंफॉर्मेशन है। गलत इंफॉर्मेशन दिखा देना सामने, और बाद में निकलना कुछ और। तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंट, आपने गलत रिप्रेजेंट किया उसको। देन मिस्टेक। मिस्टेक सेक्शन 21। मिस्टेक का मतलब क्या है? एरर आ जाना, 100 की जगह 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई, वो 1000 बन गया, दैट इज द एरर, मिस्टेक आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? मिस्टेक्स, एरर, गलत होना। नाउ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। ठीक है, अब जब डिस्चार्ज होगा तो फिर पार्टी के ऊपर ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ना ही कोई बर्डन रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसका उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज, वो अपने राइट और ऑब्लिगेशन छोड़ रहा है, उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो रहे हो। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। परफॉर्मेंस यानी कि सामने वाले ने वो काम नहीं किया जो आपने बोला था, तो आप इनडायरेक्टली ही क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए कॉन्ट्रैक्ट से। आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाले ने नहीं किया तो। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ज्यादा लग गया, जितना टाइम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम में वो काम नहीं हुआ, तो अब आप एलिजिबल नहीं हो उस कॉन्ट्रैक्ट। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, किसी के भी द्वारा, किसी ने भी कोई प्रॉमिस तोड़ दिया, दोनों में से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि यार हमसे ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे, तो अपना पैसा वापस ले लें, मैं अपना पैसा वापस ले लें, और हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहीं पे खत्म कर दें, यानी कि एक एग्रीमेंट के थ्रू दोनों ने डिस्चार्ज कर दिया।
माइंड में मिक्स हो रहा है, तभी बेटा बोला था कॉपी लेके बैठो। वैसे तो नेम से क्लियर हो जाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नेम से क्लियर करो, नेम पढ़ो और क्लियर हो जाए। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, अग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट बना के डिस्चार्ज होएगा। ठीक है, नाम में ही उसका आंसर है, नाम को अच्छे से पढ़ो। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेच यानी कि तोड़ देना, उसने ब्रेच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, तो फिर वो अपने आप डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, नाम से क्लैरिटी आएगी, नाम को अच्छे से रीड करो, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो लिख लो कॉपी पे। रिसेशन यानी कि बिफोर द डेट अगर एग्रीमेंट आप बंद कर देते हो, दैट इज रिसेशन। ठीक है, अल्ट्रेशन, आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज कर देते हो तो भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो। वेवियर, वेवियर यानी कि अबंडमेंट ऑफ अ राइट, वेव कर दिया उसने, अपना कॉन्ट्रैक्ट अपना एग्रीमेंट किसी और को दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया, तो भी क्या होगा, दोनों की दोनों का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। रिमीशन, लेस अमाउंट दे दिया अग्रीमेंट का, जितना बोला था नहीं दिया, तो भी खत्म हो जाएगा। मर्ज, दोनों ने मिला ही लिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा, ठीक है, लॉ ने बोल दिया कि इंसॉल्वेंट ये पर्सन पैसे नहीं चुका सकता तुम्हारे, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया। इंसॉल्वेंट मीन दिवालिया निकल गया, उस पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ पैसे नहीं, तो अपने आप ही एग्रीमेंट लॉफुली क्या होएगा, डिस्चार्ज। पर्सन की डेथ हो गई तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मर्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेच कैसे यानी कि टूटना, ब्रोक होना, जाना प्रॉमिस, तो उसको बोलते हैं ब्रेच। एक्चुअल ब्रेच क्या होता है, जब कोई एक पार्टी डिनाई कर दे अपना काम करने से, और तो फिर वो क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ब्रेच हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया करने से। एंटिसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच, एंटिसिपेटरी यानी कि दोनों पार्टी ने आपस में बात कर ली, फिक्स टाइम दिया था, और उसके बाद उसके बाद क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर अंदर हो गया तो हो गया, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेच हो जाएगा, टूट जाएगा। सेम डिस्चार्ज के जैसे ही है। ये सब आपको एक एक बार रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इस बुक में बहुत, इस नोट्स में, बुक्स में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और ट्राई करो कि इसके आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर ढूंढो। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर ढूंढो, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर ढूंढो। ये क्वेश्चन, ये लीगल इलीगल कंसेप्ट में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। जो मैंने एक एक पॉइंट पढ़ाया वो एक एक पॉइंट भी पूछ पूछ सकते हैं कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, कासी कॉन्ट्रैक्ट, कासी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही पूछते हैं। कासी कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे से पढ़ लेना विद एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा कोट करनी पड़ेंगी। इजी इजी एग्जाम्पल्स होती हैं पर कोट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप भी बना सकते हो कि राम ने शाम को 2,000 देने का वादा किया था और 2,000 नहीं दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वर्ड हो गया। ठीक है, ये आप अपने आप भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है 5,000, 10,000, जेरी टॉम वही लिखना है। आप कोई भी दो नाम रख लो और उस दो नाम पे ही चाहे सारे अपने एग्जाम्पल लिख। हाँ जी, एग्जाम्पल देनी है इसमें। ठीक है, कल चैप्टर करेंगे। आज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, कल हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे 1930। ओके मैम। आपको एक बार ये तो क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, सेल्स का आ जाए, कंज्यूमर का आ जाए, आपको इतना तो पता है कि वैलिड कौन सा और इनवैलिड कौन सा।
ठीक है, लॉ की आईज में कौन सा एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा एग्रीमेंट इनएक्सेप्टेबल होगा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का मेन मोटिव था पता करना। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ओके।